हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट के बारे में, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जो टॉपिक्स बचे हुए थे उनको आज चलिए कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स क्या है? अनुसंधान में चर। तो चर क्या है? चर वह तत्व हैं जिनका मान यानी कि वैल्यू बदलता रहता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर। तो स्वतंत्र चर क्या है? जिसे शोधकर्ता बदलता है यानी कि हेर फेर करता है या फिर मैनिपुलेट करता है। दूसरा क्या है? आश्रित चर। तो आश्रित चर क्या है? जिस पर प्रभाव मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम नींद का छात्र की परीक्षा के अंकों पर प्रभाव देख रहे हैं तो नींद स्वतंत्र चर है और अंक आश्रित चर है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है बाह्य चर। तो बाह्य चर क्या है? वह अन्य कारक जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन वे शोध का हिस्सा नहीं है। जैसे छात्र का स्वास्थ्य, यदि छात्र का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव। इसके आगे है परिकल्पना के प्रकार। तो परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक अस्थायी अनुमान है जिस पर कि रिसर्च किया जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन? शून्य परिकल्पना जिसे H0 से डिनोट करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना जिसे H1 से डिनोट करते हैं। तो शून्य परिकल्पना क्या है? यह मानती है कि 2 चरों के बीच कोई संबंध या अंतर नहीं है। शोधकर्ता अक्सर इसे गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है? वैकल्पिक परिकल्पना। ये क्या है? यह H0 के विपरीत होती है, यानी कि शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है और मानती है कि चरों के बीच संबंध है। इसमें 2 महत्वपूर्ण तरह के एरर होते हैं। कौन? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? जब शून्य परिकल्पना सही हो लेकिन आप उसे गलत मानकर अस्वीकार कर दे तो यह टाइप 1 एरर है। ये ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा क्या है? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है? जब शून्य परिकल्पना गलत हो लेकिन आप उसे सही मानकर स्वीकार कर लें। तो ये कौन सा एरर है? टाइप 2 एरर। इसे बीटा एरर भी कहते हैं। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है शोध में आईसीटी का उपयोग। तो शोध में आईसीटी का उपयोग कैसे होता है? शोध प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले किस चरण में किया जाता है? शोध के पूर्व चरण में। यहाँ पर कैसे होता है? आईसीटी का उपयोग साहित्य खोजने, शोध समस्या को समझने के लिए होता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। तो इसके आगे है शोध गंगा। शोध गंगा क्या है? यह एक वेबसाइट है जिस पर भारतीय शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार है। दूसरा क्या है? शोध गंगोत्री। ये क्या है? शोध के सिनॉप्सिस या शोध प्रस्ताव का ऑनलाइन भंडार है। ये भी एक वेबसाइट है। इसके आगे है गूगल स्कॉलर। ये क्या है? शोध पत्रों और अकादमिक लेखों को खोजने का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके आगे है इन्फिलिबी नेट। ये क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय को जोड़ने का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। इसके आगे है डेटा संग्रह और विश्लेषण के चरण। यहाँ पर आईसीटी का उपयोग कैसे होता है? डेटा को प्रोसेस करने और सांख्यिकीय गणना के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? SPSS। इसका क्या मतलब है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके आगे है NVivo और एटलस TI। ये क्या है? ये गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके आगे है एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? बुनियादी गणनाओं और ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। इसके आगे है R एंड पाइथन। ये क्या है? उन्नत सांख्यिकीय डेटा माइनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। इसके बाद है शोध के बाद के चरण। यहाँ पर आईसीटी का उपयोग कैसा होता है? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आईसीटी का उपयोग रिपोर्ट लिखने, संदर्भ देने, साहित्यिक चोरी की जांच के लिए होता है। तो संदर्भ लिखने में इसका उपयोग कैसे होता है? संदर्भों को व्यवस्थित करने के लिए मेंडले, जेटेरो और एंडनोट का उपयोग होता है। इसके आगे है प्लेगरिज्म डिटेक्शन, यानी कि साहित्यिक चोरी की जांच के लिए। इसके लिए उरकुंड और टर्निटिन प्रमुख सॉफ्टवेयर है, इसी का उपयोग किया जाता है। इसके आगे है ग्रामरली, जो कि शोध पत्र की व्याकरणिक गलतियों को सुधारने के लिए उपयोग होता है। इसके आगे है शोध के प्रतिमान। तो सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्षवाद। तो ये क्या है? यह दृष्टिकोण 19वीं सदी में ऑगस्ट काम्ते द्वारा विकसित किया गया था।
इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? यह मानता है कि शोध केवल उस चीज़ का होना चाहिए जिसे हम अपने इंद्रियों से यानी कि देखना सुनने से अनुभव कर सके और माप सके। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की और विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठा यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। शोधकर्ता को पूरी तरह से तटस्थ होना चाहिए। उसके अपने विचार और भावनाएं शोध को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। इसके आगे है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। यह सांख्यिकीय गणितीय गणना और प्रयोग पर जोर देता है। इसके आगे है निश्चितता। निश्चितता क्या है? यह मानता है कि दुनिया के नियम निश्चित हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, और उन्हें सत्य के रूप में खोजा जा सकता है। तो ये थे प्रत्यक्षवाद के क्वालिटीज़। इसके आगे है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये क्या है? यह प्रत्यक्षवाद की कमियों को दूर करने के लिए आया है। यह मानता है कि सामाजिक दुनिया भौतिक दुनिया यानी विज्ञान से अलग है। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? तो पहली क्वालिटीज़ है व्यक्तिपरकता यानी कि सब्जेक्टिविटी। ये क्या है? यह मानता है कि शोधकर्ता इंसान है, इसलिए उसके विचार और पृष्ठभूमि शोध में थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। और क्या है? गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। यह केवल नंबरों पर नहीं बल्कि लोगों के अनुभव, भावनाओं और अर्थों के समझने पर जोर देता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है सत्य की बहुलता। यह मानता है कि सत्य पूर्णतः निश्चित नहीं है, यह संदर्भ के हिसाब से बदल सकता है। इसके आगे है आलोचनात्मक। ये क्या है? यह सिद्धांतों को बार बार परखने और उन्हें गलत सिद्ध करने का कोशिश करता है। इसके आगे है शोध की वैधता। ये क्या है? इसका अर्थ है आपका शोध उपकरण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए बनाया गया है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है शोध की वैधता के प्रकार। तो सबसे पहला क्या है? आंतरिक वैधता। ये क्या है? यह इस बात का जांच करती है कि क्या शोध परिणाम वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण ही आए हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? क्या चरों के बीच कार्य कारण प्रभाव संबंध विश्वसनीय है? इसका मुख्य खतरा क्या है? यदि बाहरी चर परिणाम को प्रभावित करते हैं तो आंतरिक वैधता कम हो जाती है। इसके आगे है बाह्य वैधता। ये क्या है? इसे सामान्यीकरण भी कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? क्या शोध के निष्कर्षों को लैब के बाहर वास्तविक दुनिया, अन्य स्थितियों या अन्य लोगों पर लागू किया जा सकता है कि नहीं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है अंकित वैधता। ये क्या है? यह सबसे सतही स्तर की वैधता है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? क्या परीक्षण को पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि सही चीज़ को मापेगा, जैसे गणित के पेपर में गणित के ही सवाल को देखना। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है विषय वस्तु की वैधता। ये क्या है? इसके मुख्य बिंदु क्या है? क्या आपका परीक्षण उस पूरे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को कवर करता है जिसका आप मापन करना चाहते हैं। जैसे सिलेबस में 5 यूनिट हैं, तो क्या प्रश्न पत्र में सभी 5 यूनिट के से प्रश्न हैं। इसके आगे है कसौटी वैधता। ये क्या है? यह आपके परीक्षण की तुलना किसी अन्य स्थापित मानक से करती है। इसके 2 उप प्रकार हैं। कौन कौन? समवर्ती वैधता, भविष्य सूचक वैधता। तो समवर्ती वैधता क्या है? नए परीक्षण की तुलना वर्तमान में उपलब्ध किसी अन्य परीक्षण से करना। इसके आगे है भविष्य सूचक वैधता। ये क्या है? क्या आपका टेस्ट भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे नेट स्कोर भविष्य में अच्छे प्रोफेसर बनने की भविष्यवाणी करना। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है संरचना वैधता। ये क्या है? यह सबसे जटिल और महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? क्या परीक्षण उस अमूर्त धारणा को माप रहा है जिसे मापना है, जैसे बुद्धि, ईमानदारी, चिंता या फिर प्रेरणा। शोध में डेटा के मापन के स्तरों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सांख्यिकीय टेस्ट लगाया जाए। इसे मनोवैज्ञानिक एस स्टीवेंस ने 1946 में प्रतिपादित किया था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है मापन के 4 स्तर। तो पहला स्तर क्या है? नामित स्तर। ये क्या है? यह मापन का सबसे निचला और सरल स्तर है। इसमें केवल नाम और श्रेणियाँ होती हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह अंकों का कोई यहाँ अंकों का कोई गणितीय मूल्य नहीं होता है, वे केवल पहचान के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए यदि लिंग यानी कि महिला या पुरुष, धर्म, पिन कोड, क्रिकेट खिलाड़ी के जर्सी का नंबर, सांख्यिकीय यह केवल बहुलक मोड में निकाला जा सकता है।
इसके आगे है क्रमिक स्तर। ये क्या है? इसमें श्रेणियों के साथ साथ एक निश्चित क्रम पर भी दूसरा क्या है? कर्मिक स्तर। ये क्या होता है? इसमें श्रेणियों के साथ साथ निश्चित क्रम यानी कि रैंक भी होता है। दूसरा क्या है? कर्मिक स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें श्रेणियों के साथ साथ एक निश्चित क्रम यानी कि रैंक भी होता है। इसकी विशेषता क्या है? हम यह बता सकते हैं कि कौन बड़ा या छोटा, लेकिन उनके बीच का सटीक अंतर नहीं माप सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा में स्थान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उच्च, मध्यम, निम्न, लिकर्ट स्केल, सहमत, असहमत। सांख्यिकीय डेटा में क्या परीक्षण कर सकते हैं? यहाँ पर माध्यिका और मोड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है अंतराल स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें क्रम के साथ साथ दो बिंदुओं के बीच समान अंतर भी होता है। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ वास्तविक शून्य, ट्रू जीरो नहीं होता है। शून्य का अर्थ अस्तित्वहीनता नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब यह नहीं कि गर्मी बिल्कुल नहीं है। बुद्धि लब्धि, IQ स्कोर। सांख्यिकीय डेटा में क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं? मीन, मानक विचलन, टी टेस्ट का उपयोग संभव है। इसके आगे है अनुपात स्तर। ये क्या है? यह मापन का सबसे उच्चतम और वैज्ञानिक स्तर है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें वास्तविक शून्य, एब्सोल्यूट जीरो होता है। शून्य का अर्थ है कि वहाँ चीज़ वहाँ मौजूद नहीं है, जैसे वजन, लंबाई, आयु, आय। यदि आय 0 है तो इसका मतलब बिल्कुल पैसा नहीं है। इसमें सांख्यिकीय डेटा क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं? इसमें सभी प्रकार के सांख्यिकीय गणनाएं, मीन, जियोमेट्रिक मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट की जा सकती है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है PYQs, MCQ हैं जो कि किस साल में पूछे गए हैं ये भी दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 2020 और 2023 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह व्यक्तिपरक व्याख्या पर जोर देती है। नहीं, ये नहीं है। यह मानता है कि सामाजिक विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, यही सही है, क्योंकि इसमें गणनाओं और सांख्यिकीय घटनाओं के बारे में वर्णन होता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है? उत्तर प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह मानता है कि सत्य का पूर्ण ज्ञान संभव है। नहीं, ये उत्तर प्रत्यक्षवाद ये नहीं मानता है। यह मानता है कि शोधकर्ता के मूल्य शोध प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि शोध पूरी तरह से मूल्य मुक्त नहीं हो सकता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन क्या है? प्रत्यक्षवाद शोध में केवल अवलोकन योग्य तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सही है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि मानवीय व्यवहार को वैज्ञानिक नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। यह भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिकता और नियमों पर आधारित है, इसलिए दोनों कथन सही और तर्क सही व्याख्या भी करता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? काल प्रापर का मिथ्याकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फैल्सिफिकेशन किस दृष्टिकोण से प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? उत्तर प्रत्यक्षवाद से। इसकी व्याख्या क्या है? काल प्रॉपर का मानना है कि विज्ञान वह है जिसे गलत साबित करने की कोशिश की जा सके, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रमुख स्तंभ है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे क्या है? प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद मतलब फिजिकल साइंस, विज्ञान, नंबर और वस्तुनिष्ठता के बारे में। उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या है? पीपल पर्सपेक्टिव यानी कि लोगों के अनुभव और व्याख्या के बारे में। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शोध के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों और समूहों पर लागू करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बाह्य वैधता। बाह्य वैधता का सीधा संबंध सामान्यीकरण से होता है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब एक परीक्षण उस अमूर्त मनोवैज्ञानिक अवधारणा जैसे कि बुद्धि को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? संरचना वैधता।
कॉन्ट्रास्ट का अर्थ है वह विचार जिन्हें सीधे देखा नहीं जा सकता है, जैसे बुद्धिमत्ता। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन क्या है? एक प्रयोग में उच्च आंतरिक वैधता होने का मतलब है कि बाहरी चरों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो हाँ, ये सही है। तर्क क्या है? आंतरिक वैधता का संबंध शोध परिणामों के सामान्यीकरण से है, नहीं है बाह्य वैधता की क्वालिटी है सामान्यीकरण। तो ऑप्शन नंबर कारण गलत है। तो कौन सा? ए सही, आर गलत। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? शोध उपकरण की वह क्षमता जो विषय वस्तु के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या करती है? विषय वस्तु की वैधता करती है। इसके आगे है इंटरनल यानी कि आंतरिक वैधता। इसमें क्या होता है? चरों को कंट्रोल किया जाता है यानी कि कॉज एंड इफेक्ट से संबंधित होता है। इसके आगे है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य वैधता। इसमें क्या होता है? सामान्यीकरण होता है। इसके आगे है कॉन्ट्रेक्ट। इसमें क्या होता है? सिलेबस का कवरेज होता है। उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संरचना। इसमें क्या होता है? अमूर्त यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? मापन का वह स्तर जिसमें वास्तविक शून्य, जीरो, ट्रू जीरो की विशेषता होती है। तो किसमें होती है? अनुपातिक स्तर में। इसकी व्याख्या क्या है? अनुपात स्तर में शून्य का मतलब विषय वस्तु की अनुपस्थिति होता है जो इसे सबसे सटीक बनाता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? तापमान मापन किस तरह का उदाहरण है? तो किस तरह का उदाहरण है? अंतराल स्तर का। इसकी व्याख्या क्या है? तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्वेच्छाकारी बिंदु है। यह वास्तविक शून्य नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी तापमान होता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? सांख्यिकीय गणनाओं के लिए सबसे कमजोर मापन पैमाना कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? नामित। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें डेटा का वर्गीकरण के लिए कोई गणितीय गणना संभव नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे जो भी बचे हुए टॉपिक्स है किसी और वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।